चलिए आगे चलते हैं, अब तो ठीक दिख रहा है। अब मैं आपसे कुछ कुछ बोलता जाता हूँ, आप सिर्फ आराम से सुनते जाइए। इट्स अ कंप्लीटली क्रैश कोर्स और रिवीजन सीरीज। ठीक है ना? तो अपन ने जो भी पढ़ा है फटाक से अपन रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट का रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है ना? इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। सो मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, अच्छे तरीके से सुनना। भारत माता की जय से इस सब्जेक्ट को, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय से इस लेक्चर को, इस सब्जेक्ट को हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे। सो नाउ सी हियर व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। मैं क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। सबसे पहले तो हमें मालूम है, अगर हम हाईवे के बारे में बात करते हैं तो हाईवे का मतलब होता था हाई प्लस वे, यानी ऊंचा रास्ता। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हायर रिड्यूस लेवल, ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाता था, हायर रिड्यूस लेवल पर बनाया जाता था। जनरली उसको हम आपके सामने हाईवे बोलते थे। और मैंने आपसे बोला था हाईवे को बनाने का पर्पस क्या था, यानी रिड्यूस यानी हायर रिड्यूस लेवल पर हम रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो हायर रिड्यूस लेवल पर रोड को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे रीजन क्या था? ताकि हम ड्रेनेज प्रॉब्लम से निजात पा सकें। एम आई राइट? यानी कि फ्लड प्रॉब्लम जो आ रही थी उससे हम निजात पा सकें, ये हमने आपको बताया था। तो मैंने लिखा भी था, नाउ अ डेज वी आर यूजिंग अ न्यू टर्म्स हाईवे, हम हाईवे का यूज करते हैं। दैट मीन्स अ वे, इसका मतलब एक ऐसा वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल, जो हायर रिड्यूस लेवल पर बनाया जाता है। और मेन पर्पस का क्या था? तो मेन पर्पस टू कंस्ट्रक्ट हाईवे, हाईवे का मेन पर्पस जो था कंस्ट्रक्ट करने का, इज रिजॉल्व द फ्लड प्रॉब्लम, ताकि हम फ्लड प्रॉब्लम से रिजॉल्व पा सकें। ठीक है ना? इतनी बात सबको क्लियर थी? हाँ या ना बोल दो। अब मैंने आपके सामने बोला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड, हम रोड के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की बहनों। तो हम जब आपके सामने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपसे बोला था, जिंदगी में जब रोड आया, जिंदगी में जब रोड बनना बनना शुरू हुआ तो रोड एकदम से सही नहीं बन गया था। पहले कुछ हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने जब पहली बार कंस्ट्रक्शन किया होगा, हमने जब पहली बार कंस्ट्रक्शन किया होगा, कंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या किया, उसमें कुछ कमियां होंगी, उन कमी को हमने मॉडिफाइड अगले कंस्ट्रक्शन में किया, फिर उसमें कुछ कमियां होंगी, फिर हमने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में इनको मॉडिफाइड किया था। एम राइट? तो जब हम आपके सामने रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड, जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में आपके सामने डिस्कशन करेंगे तो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला, अरे भैया ऐसे ही पढ़ा दूं, समझ में आ रहा है ना? इट्स अ रिवीजन, रिवीजन तो ऐसे ही होगा। अरे जल्दी यार, हाँ या ना बताओ यार, आगे चलना है यार फटाक से। गिव मी आंसर। चलेगा ना आप लोगों को? चलो। सो मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से सुनिएगा और अच्छे तरीके से मेरी बात समझने की कोशिश करना। व्हाट अंकित डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से सुनिएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों बहनों। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला कि एक्चुअल में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो पहला रोड डेवलपमेंट जो हमारे पास आया था, इट इज कॉल्ड एज, उसको मैंने आपके सामने बोला इट इज अ रोमन कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो आया था रोमन कंस्ट्रक्शन। रोमन कंस्ट्रक्शन का मतलब था हमने रोड को डेवलप किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, है ना? रोमन सिविलाइजेशन के दौरान हमने अपने रोड को बनाया था। और अगर रोमन कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, उसने इस तरीके से हमारे लिए क्रॉस सेक्शन व्यू गिवन दिया था। यहाँ पर उसने कर्व स्टोन प्रोवाइड किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम में प्रोवाइड किए थे, ऊपर फिर ब्रोकन स्टोन का लेयर था, फिर लाइम वाटर का लेयर था, और फिर लार्ज स्टोन एट टॉप हमने प्रोवाइड करवाए थे। मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की प्यारी बहनों, एक बात याद रखना, इसने टोटल विड्थ ऑफ द रोड 2.2 टू 2.5 मीटर कंसीडर किया था, एंड टोटल डेप्थ या टोटल थिकनेस ऑफ द रोड इज 0.75 टू 1.2 मीटर। ठीक है? अब एक्चुअल में क्या था, इसमें कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बातें थी। तो पहले अच्छी बातें सीख लेते हैं। पहले अच्छी बात उसमें ये थी कि रोमन कंस्ट्रक्शन ने सबसे पहले हमें बताया था कि आपको पेवमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाना है, एक ही मटेरियल से पेवमेंट नहीं बनाना है। तो ये इसका एडवांटेज है कि पेवमेंट इज इन नंबर ऑफ लेयर्स, आप पेवमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाइए। सेकंड, अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे चलता हूं तो इसने हमें एक बात और बताई थी कि आप कर्व स्टोन प्रोवाइड करो। कर्व स्टोन क्यों प्रोवाइड करना है? फॉर लेटरल सपोर्ट, ताकि आप अपने पेमेंट को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सको, ये बात याद रखिए। अब कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ बुरी बातें भी थी। तो बुरी बातें क्या थी? बुरी बातें हमने बोला है उसके डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज था कि इसने लार्ज स्टोन को बॉटम में प्रोवाइड कर दिया। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लार्ज स्टोन प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर। हमने लार्ज स्टोन को क्या किया? हमने लार्ज स्टोन को
बॉटम लेयर में प्रोवाइड कर दिया। सेकंड डिसएडवांटेज क्या था? सेकंड डिसएडवांटेज उसके पास था कि उसने पानी को ड्रेन आउट करने के लिए कोई क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया। ये हमने आपके सामने बताया था। अच्छा, मैं बार बार आपके सामने एक नाम लूंगा, पेवमेंट। तो पेवमेंट का मतलब क्या होता है? तो पेवमेंट इज अ हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस। पेवमेंट एक हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस होता है ऑन विच मूवमेंट इज पॉसिबल, जिस पर मूवमेंट पॉसिबल होता है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट हो और चाहे वो व्हीकुलर मूवमेंट हो। सही बोल रही हूँ? खोपड़े में घुस लिया। अब सेकंड कंस्ट्रक्शन हमारे पास आया भाई। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में कुछ गलतियां थी ना, कुछ कमियां थी, इसलिए मुझे सेकंड कंस्ट्रक्शन के पास जाना पड़ा। और जब सेकंड कंस्ट्रक्शन हमारे पास आया, दिस कंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी अ ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन, उसको हमने ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन बोला। अगर हम ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन ने भी अपना एक डायग्राम हमारे लिए गिवन दिया, अपना एक क्रॉस सेक्शन गिवन दिया। इसने कुछ मॉडिफिकेशन किया। पहला मॉडिफिकेशन, इसने हमसे बोला कि यार पानी को, सरफेस वाटर को ट्रेंड आउट करने के लिए क्रॉस स्लोप चाहिए, तो इसलिए इसने टॉप सरफेस पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया। सेकंड मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ? सेकंड मैंने आपके सामने बोला, तो इसका पहला तो यही है, इसने पहले तो हमारे पास यही किया। ये क्या है? समराइज विद कोपायलट। व्हाट्स योर माइंड टुडे? कंटिन्यू। ये क्या चीज है? ओके, समझ गया, ठीक है। ठीक है भाई। सो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला इसने पेवमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया। पहला मॉडिफिकेशन इसने किया कि सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए इसने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया। और सेकंड इसने मॉडिफिकेशन किया, इसने साइड रेल प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अभी भी इसके पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या डिसएडवांटेज था? तो पहला डिसएडवांटेज टू बी देयर, पहला डिसएडवांटेज था कि इसने लार्ज स्टोन प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर, इसने बॉटम लेयर पर लार्ज स्टोन्स को प्रोवाइड किया। और सेकंड मैंने आपके सामने बोला कि इसने क्रॉस स्लोप केवल एक ऊपर वाली सरफेस पर प्रोवाइड किया है, अदर सरफेस पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया। इस कारण से लोड का अनप्रॉपर, नॉन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था। एम आई राइट? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन हमारे पास आया था। दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन। हम मेटकाल्फ की बात करेंगे। मेटकाल्फ जैसा जो महान साइंटिस्ट था, हमने आपसे बोला था कि ही वॉज, यानी मेटकाल्फ इंगेज था रोड कंस्ट्रक्शन में। कहां पर? इंग्लैंड में। किस टाइम पर? जब ट्रेसेगुएट वर्किंग इन फ्रांस, जब ट्रेसेगुएट वर्क कर रहा था फ्रांस में। लेकिन मेटकाल्फ इज वन ऑफ द ग्रेट engineer or great scientist and great researcher, but unfortunately he is blind। ये blind था और his work was not recorded, इसलिए इसका काम रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। इसके बाद हमारे पास एक और कंस्ट्रक्शन आ रहा था, एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बोला था जब तक मैकडम कंस्ट्रक्शन जिंदगी में नहीं आया था, टेलफोर्ड ही सबसे ज्यादा मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन था। आप देख पा रहे होगे, टेलफोर्ड ने मॉडिफिकेशन किया। क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इन ईच एंड एवरी लेयर, हर एक लेयर पर उसने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कर दिया। साइड ट्रेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बस इसमें केवल एक ही डिसएडवांटेज बचा, एंड द डिसएडवांटेज इज लार्ज स्टोन्स आर प्रोवाइडेड इन बॉटम लेयर। इसने बॉटम लेयर पर लार्ज स्टोन्स को क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। तो लार्ज स्टोन पर बॉटम लेयर प्रोवाइड नहीं करना है, ये हमें बताता है एक और नया कंस्ट्रक्शन, एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज मैकडम कंस्ट्रक्शन। तो मैकडम इज अ खतरनाक आदमी एंड अ ग्रेट फिजिक्सियन एंड साइंटिस्ट एज वेल एज रिसर्चर ऑल्सो। ठीक है ना? तो मैकडम भाई ने हमसे क्या बोला? मैकडम हमसे बोलता है कि जब हमारा पेमेंट को आपने नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब आप लोड को ट्रांसफर करेंगे तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, और मैंने आपके सामने बताया था व्हाट इज द लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल। यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल कितना था? व्हाट इज द लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल? आई थिंक मैंने आपको बताया था लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल इज बिकम इक्वल टू 45 डिग्री। एम आई राइट? मैंने आपके सामने बोला था, मैंने आपसे बोला था कि लोड डिस्पर्जन एंगल हमें कितना लेना है। सो लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल इज बिकम इक्वल टू 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री लिया। अब जैसे ही हमने लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल इज बिकम 45 डिग्री टू बी देयर, तो मैंने आपसे बोला यहाँ पर लोड डिस्पर्जन एरिया A1 था, यहाँ A2 था, इस लेयर पर A3 था, और इस वाले लेयर पर लोड डिस्पर्जन एरिया A4 आ रहा था। हम सभी लोग जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्ट्रेस का वैल्यू कम होता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्ट्रेस का वैल्यू कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा एरिया बॉटम लेयर पर था, इसलिए सबसे कम स्ट्रेस बॉटम लेयर पर आएगा। सही बात है? तो यार एक बात बताओ, क्या छोटी सी स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या? बताओ बताओ, क्या छोटी सी स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स की जरूरत है क्या? नहीं ना यार, छोटे मोटे मटेरियल से काम चल जाएगा। कम स्ट्रेस है तो कम स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए छोटा ही सा मटेरियल काफी है यार। इतने बड़े बड़े स्टोन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? ठीक है ना? तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट। इसको मैंने आपके सामने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट बोला था। तो इसीलिए बोला जाता है मैकडम वाज द फर्स्ट पर्सन, मैकडम पहला आदमी था हु सजेस्टेड दैट, जिसने सजेस्ट किया heavy stones are not required to be provided in bottom layer। आप bottom layer पर heavy stones को प्रोवाइड मत करो।
ठीक है ना। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, टॉप लेयर पर आ रहा है, तो हैवी मटेरियल आप टॉप लेयर पर प्रोवाइड करो। और मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, बॉटम लेयर पर आ रहा है, इसलिए आप नो नीड टू प्रोवाइड हैवी स्टोन इन बॉटम लेयर, इसलिए बॉटम लेयर पर कोई नीड नहीं है हैवी स्टोन प्रोवाइड करने का। मैंने आपसे बोला, अब इसने क्या किया, हैवी स्टोन्स को, मैग्नम ने हैवी स्टोन को रिमूव कर दिया, हैवी स्टोन को रिमूव किया मैग्नम ने, वो क्या करा, उसने क्या किया, साइज लेसर देन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइज से भी कम वाले पार्टिकल जो थे उनका एक 10 सेंटीमीटर थिकनेस का लेयर बनाया और लार्ज स्टोन्स की जगह प्रोवाइड कर दिया। तो हमने आपसे बोला कि प्रोवाइड स्टोन्स ऑफ साइज लेसर देन 5 सेंटीमीटर टू अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आप समझो, उन पार्टिकल को यूज किया लार्ज स्टोन्स की जगह। सर इसका पीडीएफ मिलेगा ना? अरे ये तो वही पीडीएफ है जो अपने ग्रुप पर ऑलरेडी है। ये तो वही पीडीएफ है। ये सब तो क्लास में करवा चुके हैं, हाँ। हाँ क्लास में करवा चुका हूँ। तो रिवीजन का मतलब क्या है? आप लोग क्या क्वेश्चन समझ रहे थे रिवीजन का मतलब? राजू भाई। चलिए। अच्छा, आई विल रिप्लाई टू द सिविल थाई, ओके। सिविल थाई इज वन ऑफ द वेरी खतरनाक आदमी। चलो आगे चलते हैं, चीजों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से मैं आपके सामने चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सी हियर। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला मैंने आपसे बोला कि इसलिए उसने क्या किया, उसने बड़े बड़े स्टोन्स को रिमूव करके 5 सेंटीमीटर साइज से भी कम वाले स्टोन्स को प्रोवाइड कर दिया, और उस लेयर का थिकनेस उसने कितना बना दिया, 10 सेंटीमीटर थिकनेस का उसने लेयर बना दिया। तो कहने का मतलब इज दिस, मैकडम ने फिर अपना इस तरीके से एक डायग्राम गिवन दिया था, कर्व स्टोन उसने प्रोवाइड किया, और इसने ये तो सब ग्रेड है, इसको हटाओ। अगर मैं आपसे बोलूं तो उसने क्या किया, बड़े स्टोन्स को हटाकर छोटे छोटे स्टोन प्रोवाइड कर दिए जिनका साइज 5 सेंटीमीटर से कम था, और इस लेयर का थिकनेस कितना है, 10 सेंटीमीटर थिकनेस का एक लेयर उसने प्रोवाइड कर दिया, और उसने इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिया। अब आप देख पा रहे होगे, क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड फॉर ईच एंड एवरी लेयर, हर एक लेयर पर क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइडेड है। और फिर आप देख पा रहे होगे कर्व इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, हमने कर्व स्टोन प्रोवाइड किया है फॉर लेटरल स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। ये भी आप समझ पा रहे हैं ना, कर्व स्टोन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर लेटरल स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए हमने कर्व स्टोन भी प्रोवाइड किया, क्रॉस स्लोप भी है हर एक लेयर पर, साइड प्लेन भी है, यानी हर एक चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमारे पास आया था मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, हमारे भारत जैसे महान देश में रोड को कैसे डेवलप किया गया। तो जल्दी से सुन लेते हैं, इस पर से क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की खूबसूरत बहनों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कसम खुदा की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, अब हमने ये तो देख लिया कि रोड को हमने कैसे बनाया, लेकिन हमारे भारत जैसे महान देश में हमारे, हमने आपसे बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला है, अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करना। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, व्हाट अंकित जैन डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, सी। सो मैंने आपसे बोला सबसे पहले मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया की बात करें, सो मैंने बोला एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, जब हमारे भारत जैसे महान देश में, जब हमारे भारत जैसे महान देश में ब्रिटिश रूल की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, तो मैंने आपके सामने बोला द कंडीशन ऑफ रोड इज नॉट गुड, हमारे भारत देश में रोड की कंडीशन अच्छी नहीं थी, एंड मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू द रेलवे, और ज्यादा इंपॉर्टेंस रेलवे को दिया जाता था। मैंने आपसे बोला इन 1865, 1865 में, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, इज इन 1865, 1865। तो मैंने बोला इन 1865 लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी नाम का एक साइंटिस्ट आया, एक लॉर्ड डलहौजी, जो उस टाइम क्या था, गवर्नर जनरल था हमारे इंडिया का, इट इज अ फॉर्मल गवर्नर जनरल। उसने क्या अपॉइंट किया था, हिज अपॉइंटेड इस फॉर्म, इसने फॉर्म किया था पीडब्ल्यूडी, दैट मींस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसने क्या फॉर्म किया था बेटा, तो ही फॉर्म अ पीडब्ल्यूडी, दैट मींस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को उसने फॉर्म किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, मैं आपसे बोल रहा हूँ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद,
मोटर व्हीकल यूजिंग द रोड इंक्रीज, हमारे रोड पर मोटर व्हीकल इंक्रीज होने लगी एंड डिमांडेड अ बेटर रोड नेटवर्क, और एक बेटर रोड नेटवर्क का डिमांड करने लगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रिजोल्यूशन इन 1927, 1927 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है ना। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया। तो इसमें लिखा आफ्टर पास द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट अ रोड डेवलपमेंट कमेटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रोड डेवलपमेंट कमेटी को अपॉइंट किया, जिसके हेड थे मिस्टर एम आर जयकर, जिसके हेड थे मिस्टर एम आर जयकर। सो दिस कमेटी इज कॉल्ड एज जयकर कमेटी, इस कमेटी को जयकर कमेटी नाम दिया गया। तो द क्वेश्चन इज जयकर कमेटी की स्थापना कब की गई, जयकर कमेटी कब फॉर्म किया गया। तो जयकर कमेटी इज फॉर्म्ड, जयकर कमेटी इज फॉर्म्ड इज इन 1927, 1927 जैसे महान वर्ष में जयकर कमेटी की स्थापना की गई। जोरदार तालियां। अब हमने आपके सामने बोला है रिकमेंडेशन गिवन, रिकमेंडेशन मेड बाय जयकर कमेटी, जयकर कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन हमारे लिए दिए गए। अब क्या रिकमेंडेशन दिए गए जयकर कमेटी के द्वारा, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे मेरे परम प्रिय भाइयों एवं बहनों। अगर मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला जयकर कमेटी गिव सम रिकमेंडेशन, जयकर कमेटी हमारे लिए कुछ की रिकमेंडेशन गिवन देती है, ठीक है ना। कोई भी बच्चे क्लास छोड़ के मत चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि ये तो मैं पढ़ चुका। देखो बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चे रिवीजन नहीं करेगा तो आप ये समझ लेना कि एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि 45 बच्चों से क्लास चालू हुई थी और 10-5 मिनट के अंदर 35 बच्चे बचे। तो जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा, आप सच बता रहा हूं एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा। इसलिए देखो वैसे तो हम पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला, ठीक है ना, हमने आपके सामने बोला कि बाकी सब लोग चले गए क्लास से, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं किसी को बुला नहीं रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी, आप इतने अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से मैं आपको करवा रहा हूँ। बताओ आप कर लोगे, आप खुद बताओ, क्या आप कर लोगे रिवीजन इस नो तरीके से सर। मैं करवा रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, नहीं सर। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं कर पाओगे। रिवीजन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मेन क्लास, मेन क्लास से ज्यादा रिवीजन क्लास का महत्व है। इसलिए सभी लोग क्लास में आओ, दिल मत दुखाओ मेरा, है ना। और रिवीजन क्लास में टीचर की भी दुगनी मेहनत लगती है, लगातार बोलना पड़ता है। चलिए, सो मैंने आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, खुद से रिवीजन सच में नामुमकिन है। सो मैंने आपसे क्या बोला, नाउ सी प्लीज अच्छे से सुनिए और समझिएगा। तो मैंने आपसे बोला रिकमेंडेशन मेड बाय जयकर कमेटी, जयकर कमेटी ने अपना कुछ रिकमेंडेशन हमारे लिए गिवन दिया था। सो जयकर कमेटी मेड सब रिकमेंडेशन। पहला रिकमेंडेशन था कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। उसने बोला था आप रोड डेवलपमेंट को ये मत मानो कि पैसा व्यर्थ हो रहा है, आप ये मानो कि हमारे देश को ब्याज मिल रहा है। सही बात है। सेकंड रिकमेंडेशन इसका क्या था, ये हमसे बोलता था एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी पेड ऑन पेट्रोल और डीजल। भाई रोड को बनाना है तो पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो रोड को बनाना है पैसा चाहिए, तो हमने क्या किया, पेट्रोल और डीजल पर एक्स्ट्रा टैक्स लेना चालू कर दिया, ठीक है ना। इसके लिए अब जो पैसा आएगा उसको मैनेज कौन करता था, तो उसको मैनेज करता था सीआरएफ, दैट मीन सेंट्रल रोड फंड, जिसकी स्थापना 1929 में की गई। 1929 में सीआरएफ को बनाया गया। अब इसके बाद थर्ड रिकमेंडेशन था, अब वो बोल रहा था कि जब हमें रोड को बनाना है तो इंजीनियर्स वगैरह की या ऑफिस में संभालने की एक टीम चाहिए। तो मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए। हाँ, तो 2 घंटे का ही क्लास है ना, 1.5-2 घंटे की क्लास लूंगा मैं तो, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेगा ही ना आपको। तो मैंने आपसे बोला सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश। अब ये बोल रहा था कि जब हमें आपके सामने रोड वगैरह बनाना है तो एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश, आपको एक टेक्निकल बॉडी, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा फॉर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। रोड को डिजाइन करने के लिए, कोड के स्पेसिफिकेशन के लिए एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया ही फॉर्म्ड आईआरसी, इसने आईआरसी को फॉर्म किया। आईआरसी का मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, इसने इंडियन रोड कांग्रेस को फॉर्म किया। और इंडियन रोड कांग्रेस इज इन 1934, 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस को बनाया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ रिकमेंडेशन है। फोर्थ रिकमेंडेशन क्या था, अब इसने बोला भैया कि हमें रोड को डेवलप करना है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो अगर मैंने आपसे बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला हमें सीआरआरआई बनाना पड़ा। सीआरआरआई का, सीआरआरआई का मतलब क्या था,
CRRI का मतलब था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। याद रखिएगा, CRRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इज इन 1915। फिफ्थ स्टेटमेंट मैंने बोला, जयकर कमेटी बोलता था छोटे मोटे सपने मत रखो, लंबी सोचो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, है ना। तो जयकर कमेटी गिव मोर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जयकर कमेटी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ज्यादा स्ट्रेस दिया। इसका रिजल्ट आया वेरियस 20 ईयर रोड प्लान। अब वेरियस 20 ईयर रोड प्लान कौन कौन से थे, तो अभी तक वैसे तो आ चुके बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन अभी हम 3 ही प्लान पढ़ते हैं। अभी तक तो 4 प्लान हो चुके हैं भारत में, चौथा कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन हम आपके सामने 3 ही पढ़ते हैं। तो मैंने आपके सामने बोला, तो वेरियस 20 ईयर रोड प्लान की अगर हम बात करें, तो वेरियस 20 ईयर रोड प्लान में से सबसे पहला रोड प्लान जो हमारे पास था, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, वेरियस 20 ईयर रोड प्लान में से सबसे पहला वेरियस 20 ईयर रोड प्लान में से सबसे पहला जो हमारे पास रोड प्लान था, वेरियस 20 ईयर रोड प्लान में से सबसे पहला जो हमारे पास रोड प्लान था, दिस इज कॉल्ड एज नागपुर रोड प्लान। ठीक है ना, नागपुर रोड प्लान 1943 से 1961 तक चला, 1943 से 1961, 1943 से 1961 तक चला। ठीक है ना। इसके बाद इसकी रोड डेंसिटी थी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। डेवलपमेंट अलाउंस हमने रखा था 15% फ्यूचर के लिए, है ना। और मैंने आपसे बोला था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को आपको यूज करना था, कोई भी एक्सप्रेस हाईवे हमने नहीं बनाए थे। और अगर हम रूट का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो रूट को 5 तरीके से क्लासिफाई किया जाता था। NH दैट मींस नेशनल हाईवे, SS दैट मींस स्टेट हाईवे, MDR दैट मींस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR दैट मींस अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड VR दैट मींस विलेज रोड। मेरे भाइयों बहनों, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में, तो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान का जो हमने नाम रखा था, इट इज बॉम्बे रोड प्लान। ये बॉम्बे रोड प्लान था 1961, 1961 से लेकर 1981 तक चला। इसके बाद 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पर क्या था, रोड डेंसिटी था। 5% डेवलपमेंट अलाउंस था। ठीक है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न को अडॉप्ट नहीं किया गया, इसमें किसी भी तरीके का स्पेसिफिक पैटर्न हमने अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है ना, बाकी सब में स्पेसिफिक पैटर्न अडॉप्ट है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पैटर्न को अडॉप्ट नहीं किया गया था। मैंने आपके सामने बोला कि इसमें जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका लेंथ लगभग 1600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस हाईवे हमें बनाना था। और मैंने आपसे बोला इसमें जो बनता था, इट इज NH नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड विलेज रोड। इसी तरीके से इसने क्लासिफाई किया था। अब इसी तरीके से आई विल डिस्कस हियर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान को मैं आपसे बोलता हूँ लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान लगभग 1981 से 2001 तक चला था। इसकी रोड डेंसिटी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था। इसमें कोई भी डेवलपमेंट अलाउंस नहीं रखा गया फ्यूचर के लिए। स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न का यूज किया गया। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी हमने एक्सप्रेस हाईवे बनाए। और मैंने आपके सामने रोड को 3 पार्ट में यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी, नेक्स्ट इज टर्सरी। प्राइमरी में 2 तरीके के रोड आते थे, एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में भी 2 तरीके के रोड आते थे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टर्सरी में भी 2 तरीके के रोड आते थे, इट इज कॉल्ड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। आर गेट माय पॉइंट। तो ये हमने आपको सामने बताया था। हाँ, तो जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर डेंसिटी का मतलब क्या था, तो डेंसिटी जैसे हमने बोला 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर ये 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये कितना एरिया है, अगर दिस एरिया इज बिकम इक्वल टू 100 किलोमीटर स्क्वायर, अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 16 किलोमीटर लंबे रोड होने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला इफ एरिया इज 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 16 किलोमीटर लंबे रोड होने चाहिए। तो इसलिए इसका डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ 04 स्टेटमेंट इज क्लियर और नॉट। थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की बहनों। अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो हमारे पास है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, तो अगर हम आपके सामने थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान ने टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालने का हमारे लिए एक फॉर्मूला गिवन दिया था। क्या फॉर्मूला गिवन दिया, टोटल लेंथ ऑफ रोड इज 4.74 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेस, या फिर रोड डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। इन दोनों में से विच एवर इज मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम होगा, इट इज कंसीडर्ड एज अ टोटल लेंथ ऑफ रोड। इसको हम आपके सामने टोटल लेंथ ऑफ रोड कंसीडर करेंगे। इट इज कंसीडर्ड एज अ टोटल लेंथ ऑफ रोड। हम इसको आपके सामने टोटल लेंथ ऑफ रोड कंसीडर करेंगे। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं, चीजों को थोड़ा और समझने की, चीजों को थोड़ा और अच्छे से सुनने की हम आपके सामने कोशिश करते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की बहनों, सो मैंने आपसे बोला अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बताओ, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टोटल एरिया ऑफ स्टेट इज इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। इसी तरीके से स्टेट हाईवे का हमने बताया था टोटल एरिया ऑफ स्टेट इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 25, या फिर 62.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाउन्स इन स्टेट माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, व्हिच एवर इज मैक्सिमम इट इज द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। इसी तरीके से लेंथ ऑफ एमडीआर का फॉर्मूला था, और इसी तरीके से लेंथ ऑफ विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का फॉर्मूला मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। एम आई राइट? तो ये हमने आपके सामने बोला था इट इज द लेंथ ऑफ रोड एज पर थर्ड 20 रोड प्लान। थर्ड 20 रोड प्लान के हिसाब से लेंथ ऑफ रोड थे। मैंने आपके लिए कुछ कुछ चीजें याद करवाई थी, जैसे हमने आपको बुलाया था मोटर व्हीकल एक्ट इज इन 1939 में सबसे पहले बना था। तो अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें, हमने आपको बताया था मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट कब बना? इस इन 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट बना, और इसको सबसे पहले रिवाइज किया गया था इस इन 1988 1988 में हमने इसको रिवाइज किया था। पीडब्ल्यूडी स्थापना कब हुई थी? 1865 1865 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बनाया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई जिसको हम बोलते हैं, वो 1988 में बना था। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एनएचडीपी 1998 में बना था। इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, इट इज बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कोई मुझे बताए कब बना था? ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? गिव मी आंसर प्लीज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको बताया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी इस इन 1960 1960। ठीक है ना? और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस हमारे पास है देहरादून। ठीक है ना? इसका हेड ऑफिस हमारे पास है देहरादून। देहरादून में इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? प्लीज गिव मी आंसर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है ना? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस बनाया गया है, हेड ऑफिस। और जबकि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है, उसको कहाँ पर बनाया गया है? इट इज इन देहरादून। देहरादून में इसके हेड ऑफिस को बनाया गया था। मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की बहनों, अब एक और आता है, नेशनल हाईवे एक्ट कब आया? बताओ, ये भी हमने लिखवाया था। मैंने आपसे बोला नेशनल हाईवे एक्ट कब बना? अरे बताओ ना यार, नेशनल हाईवे एक्ट कब बनाया गया? आई थिंक सो इज इन 1956 1956। ठीक है ना? 1956 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट हमारे लिए बनाया गया था, इज इन 1956। ठीक है। अच्छा, बात ये आ रहा है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एनएचडीपी, बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हमारे पास मैंने आपसे बोला जो एनएचडीपी है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने अपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारे लिए गिवन दिए हैं। अगर हम एनएचडीपी की बात करें, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हमारे लिए गिवन दिए हैं। उसने पहला प्रोग्राम जो दिया है, इट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्ण चतुर्भुज। ठीक है ना? तो मैंने आपसे पहला बोला इट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्ण चतुर्भुज। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या था? जो हमारी चार मेजर सिटी हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। भाई यही है ना हमारे भारत की चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करें, चार महानगर की बात करें, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है ना? तो अगर हम आपके सामने चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो इसने चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को एक दूसरे से मिला दिया। अब जब मिला दिया तो इट्स लाइक अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के तरीके से दिखाई देने लगा, इसलिए इट इज कॉल्ड एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन स्वर्ण चतुर्भुज। ठीक है ना? याद रखना, क्वेश्चन आता है नेशनल दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करने वाला रोड इज NH2, कोलकाता से चेन्नई को कनेक्ट करने वाला NH5, बेटा चेन्नई से मुंबई को कनेक्ट करने वाला NH4, और अगर मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करना है तो दिस इज NH8। ये बात आप याद रखिएगा, और सभी बच्चे समझने की कोशिश करना। याद रखना कि टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये लगभग 4500 के समथिंग नहीं है। इसको मैंने आपको सही करवा दिया था। कितना करवा दिया था मैंने? 5000 कुछ करवाया था। इसको मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया था ना, आपको नया करवा दिया था इसको। मैंने बोला था यस 58,585,58,550 5850 किलोमीटर के समथिंग, जो भी हमने करवा दिया हो। ठीक है ना? तो इसकी लेंथ इतना है, 4500 एक गलत लिख दिया था। ये बात आप याद रखिएगा। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का मतलब क्या था? इसने क्या किया था? हमारे इंडिया के नॉर्थ में सबसे फेमस सिटी कौन सी है? मैंने आपके सामने बोला NH1 कहाँ है सर जी? अब यार ये आइडिया नहीं है भाई, जनरल नॉलेज का तो है नहीं, ये तो आपको देखना पड़ेगा। भूल जाता हूँ यार, पढ़ा होगा कभी, मैंने पढ़ा तो है NH1 से लेकर NH3 ये सब पढ़े थे, लेकिन अब भूल गए। सी
मैंने आपके सामने बोला अगर अपन एक और की बात करें, इट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में क्या था, तो नॉर्थ में सबसे बड़ी सिटी हमारे पास क्या है, नॉर्थ में सबसे बड़ी सिटी इसने कंसीडर किया, नॉर्थ का सबसे बड़ा सिटी इट इज श्रीनगर। इसी तरीके से साउथ का सबसे बड़ा सिटी इसने कंसीडर किया बिल्कुल लास्ट कन्याकुमारी। ईस्ट का सबसे आउटर यानी कि ईस्ट का सबसे अच्छा शहर यानी सबसे ईस्टर्न शहर सिलचर, और वेस्ट का सबसे अच्छा शहर पोरबंदर। इसने इन चार सिटी को कनेक्ट किया और एक दूसरे से इनको जोड़ दिया, एक दूसरे से इनको जोड़ा, सो इट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाया। ठीक है ना। और ये एक दूसरे से कहाँ मिलते थे, हमने बताया था आपको एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सही बात है ना। तो झांसी में जनरली इसका जंक्शन पॉइंट मिलता है, ये दोनों एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। ठीक है ना, कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो याद रख सकते हैं आप, इट इज अ झांसी। ठीक है ना, तो झांसी में इट इज अ जंक्शन पॉइंट, झांसी में इसका आपको जंक्शन पॉइंट यहाँ पर दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ लगभग 7200 किलोमीटर के समथिंग है, 7200 या 250 है ना, इतना लगभग हमारे लिए दिखाई देता है। अब इसके बाद हम आपके सामने थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपके सामने इंजीनियरिंग सर्वे की बात की थी, इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। जब हम आपके सामने इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, अगर हम इंजीनियरिंग सर्वे की बात करेंगे हाईवे अलाइनमेंट के लिए, तो हमने बोला था सर्वे का मेन पर्पस क्या होता है, सर्वे का मेन पर्पस होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इट इज कॉल्ड एज सर्वे, इसको हमने सर्वे बोला था। मैंने आपसे बोला था अगर मुझे कभी भी किसी भी हाईवे को अलाइन करना है या उसके अलाइनमेंट को अगर मुझे फाइनलाइज करना है, तो हमारे पास सर्वे का तरीका क्या होता था, हमारे पास सर्वे किस किस ऑर्डर में किए जाते थे, तो मैंने आपको ऑर्डर याद करना बताया था, हमने बोला था MRP और एक टर्म्स और याद रख लेना डी, यही बताया था ना, MRPD। एम का मतलब क्या होता था, इट इज मैप स्टडी, आर का मतलब रिकनेंस सर्वे, पी का मतलब प्रीलिमिनरी सर्वे, और डी का मतलब क्या होता था, इट इज सेट टू बी अ डिटेल्ड सर्वे, डिटेल्ड सर्वे होता था। तो MRPD, एम से मैप स्टडी, पी से प्रीलिमिनरी सर्वे, डी से डिटेल्ड। MRP, एम से मैप स्टडी, आर से रिकनेंस सर्वे, पी से प्रीलिमिनरी सर्वे, और डी की अगर हम बात करते हैं तो डी इज सेट टू बी अ डिटेल्ड सर्वे। इसको हमने आपके सामने डिटेल्ड सर्वे नाम दिया था। मेरे भाइयों बहनों, एम दैट मींस मैप स्टडी, तो मैप स्टडी में मैंने आपके सामने क्या बोला था, मैप स्टडी में मैंने आपके सामने बोला था कि हमें जब भी रोड बनाना है जिस भी सिटी में, हम वहां का टोपोग्राफिकल मैप लेंगे और टोपोग्राफिकल मैप पर ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मार्क करेंगे, ओरिजिन और डेस्टिनेशन मार्क करने के बाद पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ को ड्रॉ करेंगे। जब भी आप पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ को ड्रॉ करें, दो बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, जब भी आप पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ को ड्रॉ करें, दो बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात क्या है, तो पहली बात हमारे पास ये था, मैंने बोला जब भी आप पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ को ड्रॉ करें, दो बातों को हमेशा याद रखें। क्या है दो बात, तो पहली बात अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, आपको ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइड करना है। कौन से ऑब्स्ट्रक्शन, विच आर नॉट विजिबल ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप, जो टोपोग्राफिकल मैप पर विजिबल नहीं थे। ठीक है ना। और सेकंड, कंसीडरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आपको वही रोड यूटिलाइज करने हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइज, यानी वही रोड कंसीडर करने हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। सही बात है। सेकंड, हमने आपसे बोला रिकरेंस सर्वे, तो रिकरेंस सर्वे में हम क्या कर रहे थे, अब हम साइट पर विजिट करेंगे और साइट विजिट करने पर हम उन पाथ को ट्रेस करेंगे जो आपने टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर ड्रॉ किए हैं, हम उन पाथ को ट्रेस करेंगे, और उन पाथ को ट्रेस करूंगा और उन ऑब्स्ट्रक्शन को फाइंड करूंगा जो टोपोग्राफिकल मैप पर विजिबल नहीं है, क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप पर हर किसी तरीके का ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोपोग्राफिकल मैप, तो टोपोग्राफिकल मैप पर कुछ स्पेशल टाइप यानी सिर्फ नेचुरल फीचर्स ही गिवन होते हैं, जैसे कि हिल हुआ, जैसे वैली हुआ, जैसे पॉन्ड हुआ। ठीक है ना, कहाँ पर मैडम का घर है, कहाँ भाई साहब का घर है, कहाँ वो चाय पीती है, कहाँ हम दारू पीते हैं, ये सब अड्डे आपके गिवन नहीं होते हैं। सही बात है, सिर्फ नेचुरल फीचर्स ही आपके गिवन होते हैं। तो भैया बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो टोपोग्राफिकल मैप पर गिवन नहीं है, तो उन ऑब्स्ट्रक्शन को हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना। अब हमने आपके सामने प्रीलिमिनरी सर्वे में आए, तो प्रीलिमिनरी सर्वे में हम मान लो, हमने मान लिया कि यहाँ इन तीन पर ऑब्स्ट्रक्शन मिला, तो ये रास्ते खत्म हो गए, अब केवल दो रास्ते बचे, चार और पांच। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रीलिमिनरी सर्वे में आऊंगा और प्रीलिमिनरी सर्वे में मैं साइट पर विजिट करूंगा। ठीक है ना, प्रीलिमिनरी सर्वे में मैं क्या करूंगा, प्रीलिमिनरी सर्वे में मैं साइट पर विजिट करूंगा, और साइट विजिट करने पर क्या होगा, तो प्रीलिमिनरी सर्वे में अगर हम प्रीलिमिनरी की बात करें, तो प्रीलिमिनरी सर्वे में हम साइट पर विजिट करेंगे और दो साइट पर विजिट करेंगे और हम सर्वे वर्क को परफॉर्म करेंगे, जैसे जैसे कि डंप, जैसे कि लेवलिंग, जैसे कि चेन सर्वे, जैसे कंपास सर्वे, इन सबको हम परफॉर्म करेंगे। उससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि कौन सा रोड
ज्यादा सूटेबल है, इकोनॉमिकल पड़ रहा है, लाइक दिस, है ना। तो हमने फाइनल अलाइन यानी हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज भी हम प्रिलिमिनरी सर्वे में ही कर लेते हैं। इसके बाद आता है डिटेल्ड सर्वे। तो डिटेल्ड स्टडी में हम क्या करेंगे, आराम से ऑफिस में बैठेंगे, सिगरेट जलाएंगे और डीपीआर बनाएंगे, है ना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग करेंगे। डीपीआर का मतलब क्या है, डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, ठीक है ना। ये हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब इतनी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बोलो तो आगे चले। अच्छा, मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या, मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम? गिव मी आंसर प्लीज, ये हमने पढ़ाया है क्या आपको मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम? जल्दी हाँ या ना बोल दो। नहीं नहीं सर, आपने ये नहीं पढ़ा है। हाँ, नहीं पढ़ा है आपने। क्या सर? आपने नहीं पढ़ा है ये वाला टॉपिक। अच्छा, नहीं पढ़ाया, चलो ठीक है, तो सुन लो, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अब एक्चुअल में हमने पीडीएफ में देख लिया तो अब पढ़ा देता हूँ। तो मैंने आपके सामने बोला, एक्चुअल में हमने आपसे टर्म्स का यूज किया। अब वो टर्म्स क्या था, तो मैंने आपके सामने एक टर्म यूज किया। मैंने आपसे बोला कि जब भी टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर आप रोड को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी, दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको क्या याद रखना था, एक तो आपको याद रखना था अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन। आप ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करिएगा, पहला आपको ये याद रखना है ना। पहला आपको ये याद रखना था अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, आपको ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करना था, ठीक है ना। पहला टर्म्स आपको यही याद रखना है, अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, आपको ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करना है। और सेकंड हमने आपके सामने डिस्कस किया, तो पहला टर्म्स आपको याद रखना है अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, आप ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड कीजिए। और सेकंड टर्म्स आपको जो याद रखना है वो ये है कि कंसीडरिंग कंसीडरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आपको वही रास्ते मार्क करने थे जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहे हो, ठीक है ना, मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहे हैं। तो कौन सा रास्ता ज्यादा यूटिलाइज होगा ये हमें कैसे पता करना पड़ेगा, तो कौन सा रास्ता ज्यादा यूटिलाइज होगा उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या फिर मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है ना, या फिर यूटिलिटी फैक्टर हम उसको बोलते हैं। तो यूटिलिटी फैक्टर एक्चुअल में तीन चीजों पर डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन रेंज, ये पॉपुलेशन रेंज पर डिपेंड करता है कि रोड जहां से जा रहा है उसके आजू बाजू जो गांव है उनका पॉपुलेशन कितना है। ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन यूनिट पर, कितनी एग्रीकल्चर यूनिट है कितनी प्रोडक्शन यूनिट है। और ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रोड पर, आपकी रोड का लेंथ कितना है। जिस भी रोड का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा आता है वो रोड ज्यादा अच्छा रोड कहलाता है, ठीक है ना, या फिर ज्यादा यूटिलाइज रोड कहलाता है कि वो रोड ज्यादा यूटिलाइज हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला यूटिलिटी फैक्टर निकालने के लिए आपको इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी यूटिलिटी वैल्यू। दो रूल है सिंपल से, वैसे याद मत करना लेकिन फिर भी सुन लो अगर कभी गलती से पूछ लिया जाए। मैंने आपसे बोला तो यूटिलिटी फैक्टर ऑलवेज भी कैलकुलेट पर यूनिट लेंथ, हम पर यूनिट लेंथ के बेसिस पर ही यूटिलिटी फैक्टर हमेशा कैलकुलेट करते हैं। मेरे परम प्रिय भाइयों एवं भाइयों खतरनाक वाली बहनों, मेरी बात को सुनना और समझना। मैंने आपसे बोला रूल नंबर वन हमसे क्या बोलता है, रूल नंबर वन हमसे बोलता है प्रोवाइड मिनिमम यूटिलिटी वैल्यू 0.5। आप मिनिमम यूटिलिटी वैल्यू कितना प्रोवाइड करिए, प्रोवाइड मिनिमम यूटिलिटी वैल्यू 0.5 फॉर लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज, सबसे कम पॉपुलेशन रेंज के लिए यूटिलिटी वैल्यू आपको जो प्रोवाइड करनी है इट इज 0.5 आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड इंक्रीज यूटिलिटी वैल्यू, और आप यूटिलिटी वैल्यू को इंक्रीज करिए मल्टीपल ऑफ टू के फॉर्म में फॉर नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज। मल्टीपल ऑफ टू का मतलब जैसे सबसे कम 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब कैसे प्रोवाइड करेंगे वो अपन अभी देखते हैं। अब ये तो हमने आपके सामने पॉपुलेशन रेंज के लिए बता दिया, लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करनी है 0.5, और फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए इट इज मल्टीपल ऑफ टू के फॉर्म में, है ना, मल्टीपल ऑफ टू के फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आई एम प्रोवाइडिंग इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ टू, हम मल्टीपल ऑफ टू के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ टू के फॉर्म में हम इसको प्रोवाइड करेंगे। मेरे भाइयों बहनों आता हूं, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने बोला यूटिलिटी वैल्यू 1 फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिट, आपको यूटिलिटी वैल्यू 1 प्रोवाइड करनी है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिट। अगर हमारे पास यूनिट इज बिकम एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, तो यार अब यूनिट यानी यानी अगर रोड के किनारे, रोड के आजू बाजू एग्रीकल्चर यूनिट है या फिर प्रोडक्शन यूनिट है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अगर रोड के आजू बाजू एग्रीकल्चर यूनिट है या फिर प्रोडक्शन यूनिट है, दोनों में से कोई एक यूनिट इज टू बी प्रेजेंट, अगर दोनों में से कोई एक यूनिट प्रेजेंट है तो आपको यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करनी है 1, ठीक है ना। और अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो एग्रीकल्चर के लिए 1 और प्रोडक्शन के लिए 10 यूटिलिटी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये बात याद रखिए, मैंने बोला द प्रपोज्ड द प्रपोजल विच गिवन मैक्सिमम यूटिलिटी फैक्टर, यानी जिस भी रोड का यूटिलिटी वैल्यू ज्यादा आएगा वो रोड को हम प्रपोज कर देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हमने करवाया था, जैसे हमने बोला था कि यूटिलिटी फैक्टर के बेसिस पर बताओ किस रोड को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो मैंने आपसे बोला आप डाटा पढ़ना सीखो, रोड पी है जिसका लेंथ 20 किलोमीटर है,
डेटा देखिए किस तरीके से डेटा इज टू बी गिवन। ये हमसे बोल रहा है हमारे पास रोड पी है जिसका लेंथ 20 किलोमीटर है, इसमें 2000 से कम पॉपुलेशन वाले 8 विलेज हैं, 2000 से 5000 पॉपुलेशन वाले 6 विलेज हैं, और 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले एक विलेज है। 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाला एक विलेज है, ठीक है ना। तो ये हमसे बोलता है मिनिमम यूटिलिटी वैल्यू 0.5 फॉर लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज। सबसे कम पॉपुलेशन रेंज के लिए मिनिमम यूटिलिटी वैल्यू 0.5 प्रोवाइड करो, और फिर हाई नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए मल्टीपल ऑफ 2 यानी 1, और फिर नेक्स्ट के लिए मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 प्रोवाइड कर दो। अब कैसे निकलेगा, तो अगर मुझे पी रोड का यूटिलिटी फैक्टर निकालना है तो देखना 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडिंग बाय टोटल लेंथ इज 20। आपने 20 का डिवाइड किया, सो द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 0.6। हमारे पास जो वैल्यू आया वो कितना आया, 0.6 आया। इसी तरीके से हम इसका कर देंगे 19 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडिंग बाय टोटल लेंथ इज 28। अरे कर दोगे कि नहीं, है ना, बोल दो फटाक से, आगे चलें। तो जिन भी रोड का, अब जैसे हमने यूटिलिटी फैक्टर पी रोड का निकाला, क्यू रोड का निकाला, आर रोड का निकाला, जिस रोड का यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी में आर रोड को दूंगा। खोपड़े में घुस रहा है, गिव मी आंसर प्लीज, सर गिव रिपीट मी वन आंसर। टाइम। हाँ बेटा। रिपीट सर जी, वन वन टाइम। क्या? एक एक बार ही रिपीट करा दीजिए इसको। तो अच्छा, अब मैंने आपसे बोला क्वेश्चन को रिपीट करना है ना। जी जी हाँ जी। मैंने आपसे बोला कि लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए यूटिलिटी वैल्यू आपको 0.5 देनी है, ये बात समझ में आ रहा है? हेलो। यस 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 सर। नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए मल्टीपल ऑफ 2 इज 1, यस सर। नेक्स्ट के लिए मल्टीपल ऑफ 2 इज 2, यस सर। ठीक है। अब हमें मान लो पी रोड का यूटिलिटी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ओके सर ओके। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडिंग बाय लेंथ ऑफ द रोड इज 20। ओके सर क्लियर, थैंक यू सर। क्यू रोड के लिए कैसे निकालूंगा? हाँ, चलो दे दो, हाँ दे दो। तो मैंने आपसे बोला क्यू रोड के लिए कैसे निकालूंगा, तो क्यू रोड के लिए 19 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडिंग बाय 28। अब आया क्लियर समझ में? आ यस गया सर। क्लियर? यस सर थैंक यू सर। ठीक है, और बाकी बच्चों हाँ या ना बोलो फटाक से, तो अपन आगे चलें। बाकी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया तो आपको पढ़ा दिया। चलिए आगे चलते हैं। आई विल डिस्कस ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। मैं हाईवे के ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में आपके सामने डिस्कशन करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कौन सी वैल्यूज, कौन सी वैल्यू फिक्स और चेंज, विच वैल्यूज आर फिक्स्ड। हाँ 0.5 1 2 ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए 0.5, अगर इसके आगे भी कोई पॉपुलेशन रेंज होती तो मल्टीपल ऑफ 2 यानी हम 4 वैल्यू देते। समझ रहे हो, अगर इसके आगे भी कोई वैल्यू होती तो हम मल्टीपल ऑफ 2 यानी 4 वैल्यू देते। इसके आगे भी कोई वैल्यू होता तो हम मल्टीपल ऑफ 2 8 देते, इसके आगे कोई होता 16 देते, इसके आगे कोई होता 32 देते, इसके आगे कोई होता 64 देते, इसके आगे कोई होता 128 देते, इसके आगे कोई होता 256 देते, इसके आगे कोई होता 512 देते, 512 के आगे कोई होता 1024 देते, 1024 के आगे कोई होता 2048 देते, 2048 के आगे कोई हमारे पास होता, तो ये हम आपके सामने 4100, तो हम आपके सामने इसको अगर कोई 2040 के आगे कोई हमारे पास होता 4096 देते, 4096 के आगे कोई होता, तो ऐसा देता रहता है। गेट माय पॉइंट। लेंथ इज नॉट फिक्स, लेंथ इज नॉट फिक्स, हर एक रोड का लेंथ अलग अलग हो सकता है भाई। हो सकता है कोई पी रोड 20 किलोमीटर का हो, कोई 40 किलोमीटर का हो। दिस इज द क्वेश्चन, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये वाली वैल्यू, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए 0.1, उससे ज्यादा के लिए मल्टीपल ऑफ 2 इज 1, फिर उससे ज्यादा के लिए मल्टीपल ऑफ 2 इज 2, ठीक है ना। बाकी पूरा डाटा चेंज हो सकता है, ये तो क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ ये याद रखना है पिंक कलर वाला, ठीक है ना। पिंक कलर, पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन यहाँ पिंक कलर कांस्टेंट है बेटा। कपड़े में घुस रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश कर। सर पर्पल है पिंक नहीं है। अरे यार अब हम लड़कों को क्या पर्पल हो क्या पिंक। हाँ, ऐसा होता ना।
चलिए खैर आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के बारे में। सो आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मीन ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। तो अगर हम ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे की बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हमें चार चीजें पढ़नी पड़ती हैं। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, सेकंड पढ़ना पड़ता है साइड डिस्टेंस, थर्ड पढ़ना पड़ता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और फोर्थ हमें जो टॉपिक पढ़ना पड़ता है इट इज कॉल्ड वर्टिकल अलाइनमेंट। सही बात है, तो हमें तीन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। द फर्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, अनदर इज साइड डिस्टेंस, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और नेक्स्ट इज वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हम आपके सामने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपके सामने बोला था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में केवल यानी सॉरी, जब हम आपके सामने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की बात करते हैं, पहला एलिमेंट हमारे पास होता है फ्रिक्शन। और हम सभी लोगों को मालूम है यहाँ पर दो फ्रिक्शन होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। मैंने आपसे बोला था लेटरल फ्रिक्शन कम्स इन द पिक्चर। लेटरल फ्रिक्शन पिक्चर में तभी आएगा व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ, जब हमारा व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर मूव करेगा। lateral friction comes in the picture. Lateral friction picture में तभी आएगा when vehicle is moving on a horizontal curve path, जब हमारा व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर क्या कर रहा होगा, जब व्हीकल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ, हमारा व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर मूव कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू हमने कितना कंसीडर करना है, 0.15। If I am talking about coefficient of lateral friction, तो coefficient of lateral friction का वैल्यू कितना कंसीडर करना है, इट इज 0.15 आई विल कंसीडर। मुझे 0.15 कंसीडर करना है। जबकि अगर मैं आपके सामने बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, तो इसका वैल्यू वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.40। इसका वैल्यू 0.35 से 0.40 तक वेरी करेगा। ठीक है ना, ये बात याद कर लीजिएगा। दो स्लाइड बैक कर दूं, ओके। हो जाए तो बताना, आगे चलते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने आपसे बोला इसमें सिर्फ दो ही चीजें याद करनी है। कोई मैक्सिमम लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो मैक्सिमम लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास कितना था, इट इज 0.15, एंड मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.35 टू 0.14, सॉरी 0.35 टू 0.40 तक ये वेरी करेगा, है ना। लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू है, लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.15 एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.35 टू 0.40 तक वेरी करेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये बहुत ही सारा सिंपल है। ठीक है ना। यूटिलिटी का फर्स्ट पेज, बेटा ये पीडीएफ है ना आप लोगों के पास, पीडीएफ है ना आप लोगों के पास, पीडीएफ है तो हाँ, तो उसमें से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, अब सेकंड हमने आपके सामने जो बताया था, नहीं है सर, 1 मिनट में डलवा देता हूँ। खामोश बैठे हैं हुजूर आला इसी गम में, खामोश बैठे हैं हुजूर आला इसी गम में, महफिल महफिल लूट ले गया कोई और जबकि सजाई हमने। चलो आगे चलते हैं। सी है, सर ये जो हाईवे के अपने नोट्स थे ना, ये बच्चों को फिर से भेज दीजिए ना एक बार, वो बोल रहे हैं कि है नहीं हमारे पास कुछ कुछ बच्चे। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है सर, ओके। हाँ, अरे क्योंकि यार, हाँ तो खा लो। सी हियर प्लीज, भाई वैसा ही तो भी मोड़ा मोड़ी हिंदी नहीं समझा था, अरुणाचल प्रदेश के हैं। नहीं कह रहे हैं हम सब लोग, सर हम लोग कुत्ता खाते हैं। हाँ, सी हियर प्लीज, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। मैं आपसे बोल रहा हूँ स्किड एंड स्लिप, हम स्किड एंड स्लिप के बारे में डिस्कशन करें। आई विल डिस्कस योर स्किड एंड स्लिप। तो अगर हम स्किड और स्लिप के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं, नाउ सी हियर, मैंने आपसे क्या बोला
अच्छे तरीके से सुन लीजिए और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे बोला कि स्किड एंड स्लिप के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हमने आपके सामने बोला था दो तरीके के मोशन हो सकता है, या तो टायर अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा व्हेन टायर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब टायर अपने ओन एक्सिस पर रोटेट करता है तो दिस मोशन इज जनरली कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन, और टायर एक प्लेस से दूसरी जगह तक ट्रांसलेट भी होता है, सो दिस मोशन इज सेड टू बी अ ट्रांसलेशन मोशन। सही बात है ना? तो मैंने आपके सामने बोला टायर रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, टायर अपने ओन एक्सिस पर रोटेट करेगा तो इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल एक्सिस और रोटेशनल मोशन, और टायर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलेट करेगा, सो दिस मोशन इज सेड टू बी अ ट्रांसलेशन मोशन। इसको हमने ट्रांसलेशन मोशन बोला। मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की प्यारी बहनों, मैंने आपसे बोला था इफ रोटेशनल मोशन इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशन मोशन, अगर रोटेशनल मोशन का वैल्यू ट्रांसलेशन मोशन से ज्यादा होता है। इफ रोटेशनल मोशन इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशन मोशन, अगर रोटेशनल मोशन का वैल्यू ट्रांसलेशन मोशन से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमें स्लिप कंडीशन कहलाना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड स्लिप कंडीशन। और मैंने बोला था इफ रोटेशनल मोशन इज लेसर देन ट्रांसलेशन मोशन, अगर रोटेशनल मोशन का वैल्यू ट्रांसलेशन मोशन से कम है, इफ रोटेशनल मोशन इज लेसर देन ट्रांसलेशन मोशन, तो इसका मतलब होता है इट इज अवर स्किडिंग कंडीशन, हमारा व्हीकल स्किड कर रहा है। ठीक है ना? ये बात हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बताया था और समझाया था। ट्रांसलेशन एक्सप्लेन सर। अपने एक्सिस पर रोटेट होना इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है ना? और ट्रांसलेशन मोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलेट होना। आई विल एक्सप्लेन। वेयर इज माय कार? वेयर इज माय कार? चलो यहाँ कार नहीं है। ठीक है ना? देखो बेटा, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब मिया देखो, लाइक दिस, ये हमारा रोड है, ये हमारी कार है, दिस इज अ ट्रांसलेशन मोशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट है। समझ रहे हो? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होना इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन, इसको हमने ट्रांसलेशन मोशन बोल। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलेट होना इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन, इसको हमने ट्रांसलेशन मोशन बोल दिया। समझ रहे हो? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होना इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन, इसको हमने ट्रांसलेशन मोशन नाम दिया है। ये बात आप याद रखें। सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। तो हमने स्किडिंग और स्लिपिंग कंडीशन आपके सामने बता दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे भाइयों एवं भाइयों की प्यारी बहनों। मैंने आपसे एक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड द टर्म्स इज जनरली कॉल्ड एज ब्रेक एफिशिएंसी। किया था कि नहीं? अरे बोलो ना। मैंने आपके सामने एक टर्म्स की बात किया था, इट इज कॉल्ड ब्रेक एफिशिएंसी। हमने आपके सामने ब्रेक एफिशिएंसी के बारे में बात किया था। मैंने आपके सामने कुछ कुछ बातें डिस्कस की थी। मैंने आपके सामने बोला था एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अगर आप ब्रेक के आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद इफ रोटेशनल मोशन इज सडनली स्टॉप, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद इफ रोटेशनल मोशन इज सडनली स्टॉप, अगर रोटेशनल मोशन सडनली स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब है कि ब्रेक एफिशिएंसी इज बिकम 100%। इसका मतलब यही है ना कि ब्रेक एफिशिएंसी 100% होगा इफ रोटेशनल मोशन इज सडनली स्टॉप्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद अगर रोटेशनल मोशन सडनली स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब ब्रेक एफिशिएंसी इज 100%। और इफ रोटेशनल मोशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद अगर रोटेशनल मोशन धीरे 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 फिर जाके डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हमने आपके सामने बोला था, उस कंडीशन में हमने आपके सामने बोला है कि ब्रेक एफिशिएंसी इज लेसर देन 100%। ब्रेक एफिशिएंसी निकाला कैसे जाता था? तो ब्रेक एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला था एफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय एफ मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100। कभी कभार एफ मैक्सिमम की जगह एफ एवरेज भी दिया जाता था, तो एफ ऑक्टेन अपॉन एफ मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर एफ ऑक्टेन डिवाइडिंग बाय एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे हम लिख सकते थे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। रिटार्डेशन निकालने का फॉर्मूला था माइनस यू अपॉन टी, लेंथ यानी लेंथ ऑफ स्किड मार्क्स। एल का मतलब क्या था? लेंथ ऑफ स्किड मार्क्स ना, ये लेंथ ऑफ स्किड मार्क्स था। लेंथ ऑफ स्किड मार्क्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था यूटी बाई टू। इसी तरीके से रिटार्डेशन निकालने का एक और फॉर्मूला था गर्लफ्रेंड जीएफ, है ना? और एफ ऑक्टेन निकालने का फॉर्मूला था यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gl। ये फॉर्मूले तब थे जब मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर के लिए 0.278 का मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। ठीक है ना? सर माइनस यू क्यों? सिविल थाई में घुमा मार दूंगा बहुत तेज। तुम पूछ रहे हो ऐसे क्वेश्चन, माइनस यू क्यों? माइनस यू क्यों लेते थे? माइनस यू इसलिए लेते थे क्योंकि ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद स्पीड कम हो रही है। इट इज नॉट अ एक्सेलरेशन, इट इज अ रिटार्डेशन। इट इज नॉट एक्सेलरेशन बेटा, इट इज अ रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है, इसलिए इसको माइनस लेते थे, क्योंकि क्योंकि ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद स्पीड विल ग्रेजुअली डिक्रीज। चलो थोड़ा आगे चलता है।
हमने कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की बात किया था, तो मैंने आपसे बोला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.40। कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू जो है इट इज वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.40। ये 0.35 से लेकर 0.40 तक वेरी करेगा। इट इज वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.40। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज वेरी फ्रॉम 0.35 टू 0.40। ये 0.35 से लेकर 0.40 तक क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे हमने आपसे बोला स्पीड अगर 20 से 30 kmph है तो वैल्यू होगा 0.40। ठीक है ना, ऐसे स्पीड बढ़ता जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा। तो एक बात और याद रखिए, स्पीड ऑफ द यानी कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, एक बात और याद रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा काय के, तो कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। काय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड अगर बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं तो चीजों को समझते हैं। कुछ क्वेश्चन करवाए थे हम। एक और हमारे पास क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होता था, ठीक है ना। एक बार इससे पहले वाला पेज दिखा दीजिए सर, कौन सा, ये लो। यार आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, इतना परेशान मत हो इस नोट्स वगैरह के लिए। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो नोट्स वगैरह के लिए। एक क्वेश्चन नहीं आएगा उससे, तो आपको यही आएगा 0.35 से 0.40 तक वेरी करेगा। एक दो बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे अनइवननेस इंडेक्स के बारे में। चलिए, सो लेट्स बी स्टार्ट, आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। अब बात करेंगे अपन अनइवननेस इंडेक्स या फिर पेवमेंट अनइवननेस के बारे में। सो आई विल डिस्कस हियर अनइवननेस इंडेक्स और पेवमेंट अनइवननेस के बारे में वी विल डिस्कस। हमें आपके सामने डिस्कशन करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपके सामने बोला अनइवननेस इंडेक्स को सबसे पहले तो मेजर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बम्प इंटीग्रेटर। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि अनइवननेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, दिस इक्विपमेंट इज जनरली कॉल्ड एज बम्प इंटीग्रेटर। एक इक्विपमेंट है, इट इज सेड टू बी अ बम्प इंटीग्रेटर। इसको हमने बम्प इंटीग्रेटर आपके सामने बोल दिया। बम्प इंटीग्रेटर को डेवलप किया गया था CRRI के द्वारा। काय के द्वारा डेवलप किया गया था, सो डेवलप्ड बाय CRRI। हम CRRI के द्वारा इसको डेवलप किए थे, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CRRI के द्वारा हमने इसको डेवलप किया था और CRRI को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1950, 1950 में हमने इसको एस्टेब्लिश किया था। अब नहीं अभी आ रहा है। अब देखो, हमने आपसे बोला कि सीआरआरआई के द्वारा हमने क्या किया था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक बम्प इंटीग्रेटर डेवलप किया गया था, जिसकी हेल्प से हम अनइवननेस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। और इसको सीआरआरआई को डेवलप कब किया गया था, 1950 में, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनइवननेस इंडेक्स क्या था, इट इज क्यूमुलेटिव सम ऑफ वर्टिकल एंडुलेशन। ये हमारे पास जो वर्टिकल एंडुलेशन थे हमारे रोड पर, इन सभी वर्टिकल एंडुलेशन का क्यूमुलेटिव सम ही हमारे पास क्या था, अनइवननेस इंडेक्स था। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने लिखा था अनइवननेस इंडेक्स ऑफ पेमेंट अनइवननेस इज अ क्यूमुलेटिव सम ऑफ वर्टिकल एंडुलेशन along the per unit horizontal length of road, along the per unit horizontal
लेंथ ऑफ रोड। मैंने आपसे बोला अनइवननेस इंडेक्स का वैल्यू अगर 1500 mm पर किलोमीटर से कम है तो इसका मतलब इट इज अ गुड पेवमेंट, ये गुड पेवमेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर 1500 से 2500 mm पर किलोमीटर तक है तो इट इज सेटिस्फैक्टरी, ये सेटिस्फैक्टरी रहेगा। अगर 2500 से 3200 mm पर किलोमीटर तक है तो इट इज बैड पेवमेंट, और अगर 3200 mm पर किलोमीटर से ज्यादा है तो इट इज अनकंफर्टेबल, ये अनकंफर्टेबल रहने वाला रहेगा। इस बात को याद रखें। मैंने आपसे बोला इफ अनइवननेस इंडेक्स इज लेसर देन 1500 mm पर किलोमीटर तो इट इज गुड पेवमेंट। 1500 से अगर 2500 mm पर किलोमीटर है तो सेटिस्फैक्टरी, 2500 से 3200 है तो बैड पेवमेंट, और अगर 3200 mm पर किलोमीटर से ज्यादा है तो इट इज अनकंफर्टेबल, ये पेवमेंट अनकंफर्टेबल पेवमेंट की कैटेगरी में आता है। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से याद रखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। यस, बम्प इंटीग्रेटर, बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। अब अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, नाम था कैम्बर। अरे पढ़ा था ना कैम्बर, बोलो बताओ। हमने एक चीज और पढ़ा था, इट इज कॉल्ड कैम्बर, या फिर हम इसका एक और नाम है इट इज कॉल्ड क्रॉस स्लोप। हाँ, वही क्रॉस स्लोप जो सबसे पहले ट्रेसेगुएट ने इंट्रोड्यूस किया था, समझ रहे हो। मैं उसी क्रॉस स्लोप की बात कर रही हूँ जो सबसे पहले ट्रेसेगुएट ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? ट्रेसेगुएट। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले ट्रेसेगुएट ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बोलूंगा, मजा आया एकदम, मैं रिवीजन कर लिया। नहीं, एक बार में नहीं होगा रिवीजन, 2-3 क्लास में हो पाएगा। 1.5 घंटे से ज्यादा लगातार बोल पाना अब पॉसिबल नहीं बचा यार, अब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, समझ रहे हो। वो अंकित जन नहीं बचा आपकी, साला एक्यू टाड़ में लात मार दो तो एक्यू फर बन जाए, अब ऐसा काम नहीं है। तो मैंने आपसे बोला कैम्बर या फिर क्रॉस रूट, लेकिन आपको मजा तो आ रहा है ना इस तरीके से पढ़ने में। एक्चुअली में जब हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद कोई ऐसा सुनाता है तो बहुत मजा आता है। इसलिए रिवीजन क्लास में हर बच्चों से बोल रहा हूँ, रिवीजन क्लास में आओ। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ा दूंगा आपको, हर सब्जेक्ट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऑल्सो अंकित जैन पढ़ाएगा, मतलब पढ़ाएगा, ये बात मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ मैडम, मैम भेज रहा हूँ, बस हमें एक लेक्चर ले लेने दो, 5:30 बजे आपके पास पीडीएफ नहीं मत करना भैया, 5:30 पे तो रुक जाओ, 15 मिनट तो रुक जाओगी। अरे नहीं करूंगा, यानी आप ब्यूटीफुल हो तो कुछ भी बोलोगी। चलो मैं अभी क्लास में हूँ, करता हूँ। सो सो नाउ व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करना व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। तो मैंने आपके सामने सिंपल स्टेटमेंट बोला है बच्चों, और द सिंपल स्टेटमेंट इज दिस। सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास ये है, कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप के बारे में इफ आई एम डिस्कस, अगर मैं कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप के बारे में आपके सामने डिस्कशन करूंगा या फिर समझाने की कोशिश करूँ, तो कंडीशन को सुनिए और बड़े ध्यान से कंडीशन समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने बच्चों बोला, बच्चों बच्चों ये क्या हो गया। चलो तो बच्चों मैं आपके सामने ये बोल रहा था, बच्चों मैं आपके सामने ये बोल रहा था कि अगर मान लीजिए अपन कैम्बर की बात करें तो हमने आपसे बोला कैम्बर का मेन पर्पस क्या होता है। कैम्बर का मेन पर्पस होता है टू ड्रेन आउट दी सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करना। तो कैम्बर हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, कैम्बर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो अगर मैं कैम्बर को आपके सामने प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे सेंटर लाइन ऑफ द रोड को राइज करना पड़ेगा। हमने सेंटर लाइन ऑफ रोड को राइज किया तो दोनों तरफ क्या हो गया, इस तरीके से क्रॉस स्लोप इज टू बी फॉर्म, दोनों तरफ क्रॉस स्लोप फॉर्म हो गए। तो कैम्बर को हमने बात किया तो दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ हमने क्रॉस स्लोप इज टू बी फॉर्म, यहाँ पर क्रॉस स्लोप फॉर्म हो गया। तो अगर क्रॉस स्लोप हमारा फॉर्म हुआ तो इट इज सेट टू बी अ कैम्बर, इसको मैंने आपके सामने कैम्बर बोल दिया, सही बात है ना। तो कैम्बर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला कैम्बर किस तरीके का कैमरा हम प्रोवाइड करेंगे या फिर कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कैमरा हमें प्रोवाइड करना है। इट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द पेवमेंट सरफेस, ये टाइप्स ऑफ पेवमेंट सरफेस पर डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करेगा। सो मैंने आपके सामने बोला टाइप, अगर मैं आपके सामने बोलूं रिक्वायरमेंट ऑफ कैम्बर कितने, यानी कैम्बर का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना कैम्बर प्रोवाइड करना है, तो हमने आपके सामने इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ कैम्बर तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है, इट इज अ टाइप्स ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करेगा और इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करेगा। इस बात को याद रखना, इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ पेमेंट, ये टाइप्स ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करेगा। इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ कैम्बर की बात करूंगा, 3 टाइप के कैम्बर होते हैं।
एक स्ट्रेट लाइन कैम्बर हमने बताया था, एक हमने आपको बताया था पैराबोलिक कैम्बर, और एक हमने बताया था आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक कैम्बर। याद रखने की बात ये थी कि जनरली जो सीसी रोड होता है, सीमेंट कंक्रीट का रोड होगा, सीमेंट कंक्रीट के रोड पर हम जनरली आपके सामने स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर हम पैराबोलिक कैम्बर की बात करें तो हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं जहां पर हाई स्पीड व्हीकल का मूवमेंट होता है। और अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ काय के बारे में, अगर हम आपके सामने बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैराबोला, तो इस टाइप का कैम्बर हम जनरली प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, तो इस टाइप का कैम्बर हम जनरली आपके सामने प्रोवाइड करेंगे फॉर ओवरटेकिंग जोन्स। अगर हम ओवरटेकिंग जोन की बात कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग जोन में दिस टाइप का कैम्बर इज टू बी प्रोवाइडेड, हम इस टाइप का कैम्बर आपके सामने प्रोवाइड करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे बोला था हर एक डिफरेंट डिफरेंट के लिए मैंने लिखवाया भी था। हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल रीजन के लिए, जैसे हमारे पास सीमेंट कंक्रीट का सरफेस है, या फिर हाई बिटुमिनस पेवमेंट है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के लिए ये होगा। थिन बिटुमिनस पेवमेंट के लिए ये होगा, वाटर बाउंड मैकडम के लिए ये होगा, अर्दन रोड के लिए ये वैल्यू होगी। तो ये हमने आपको बताया भी था, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर कैम्बर, ये हमारे पास कैम्बर था। वाटर बाउंड मैकडम रोड का मतलब क्या था, तो वाटर बाउंड रोड, अगर हम वाटर बाउंड मैकडम की बात करते थे आपके सामने, सो वाटर बाउंड मैकडम रोड का क्या मतलब था, वाटर बाउंड मैकडम रोड का मतलब हमारे पास था बेटा कि ब्रोकन स्टोन्स आर बाउंडेड बाय स्टोन डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जो टूटे हुए पत्थर हैं, ब्रोकन स्टोन है, वो स्टोन डस्ट के साथ ही अपना बॉन्ड बना लेते हैं बाय इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। इट इज कॉल्ड एज वाटर बाउंड मैकडम, इसको हमने वाटर बाउंड मैकडम बोला था। हमने बोला क्राउन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रोड, तो हम सभी लोगों को मालूम है जब हम कैम्बर बनाएंगे तो इस तरीके से कैम्बर बनता है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर जो आएगा इट इज कॉल्ड एज क्राउन पॉइंट, उसको हमने क्राउन पॉइंट बोला था, ठीक है ना। हमने आपके सामने बोला था ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 इंटू कैम्बर, ये भी यानी ग्रेडियंट का जो स्लोप है वो कैम्बर के 2 टाइम्स के बराबर होगा, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था। अब फिर हमने आपके सामने विड्थ ऑफ कैरिएज वे के बारे में बात किया था। विड्थ ऑफ कैरिएज वे, तो मैंने आपके सामने बोला था, मैंने आपसे बोला था कि कैरिएज वे का मतलब क्या होता है, तो कैरिएज वे इज द दैट पोर्शन ऑफ हाईवे, हाईवे का या रोड का वो पोर्शन होता है विच इज यूज्ड एज अ वेहिकुलर मूवमेंट, जो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए यूज होगा जहां पर व्हीकल चलते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर हम रोड की बात करें तो रोड विड्थ में तो हमें शोल्डर विड्थ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब हमारे पास रोड विड्थ बनेगा। लेकिन हम जनरली आपके सामने जब कैरिएज वे की बात करते हैं तो कैरिएज वे का क्या मतलब है, तो कैरिएज वे का एक सिंपल मतलब हमारे पास होता था, और वो मतलब है, कैरिएज वे का मतलब है इट इज द विड्थ ऑफ रोड, ये रोड का वो विड्थ होता है विच इज यूज्ड एज अ रेगुलर रोडवे, जो रेगुलर रोडवे के तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने आपसे बोला जैसे अपने पास सिंगल लेन रोड था, तो इन केस ऑफ सिंगल लेन रोड के केस में द विड्थ ऑफ कैरिएज वे, जो कैरिएज वे का विड्थ हमारे पास होगा इट इज 3.75 मीटर, हमें 3.75 मीटर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 लेन रोड है विथ कर्व सॉरी विथाउट कर्व मतलब आजू बाजू, विथाउट कर्व, अगर विथाउट कर्व की बात कर रहे हैं जैसे 7 मीटर, अगर 2 लेन रोड है विथ कर्व सो द वैल्यूज बिकम 7.5 मीटर। अगर इंटरमीडिएट लेन हमारे पास है, एक बच्चा बोल रहा है इंटरमीडिएट लेन बता दो, 2 मिनट दो मियाँ, मैं बता रही हूँ। तो मैंने आपके सामने बोला इंटरमीडिएट लेन के लिए 5.5 मीटर, और मल्टीपल नंबर ऑफ लेन के लिए n मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर, वेयर n इज द नंबर ऑफ लेन, ठीक है ना। जैसे अगर 4 लेन रोड है तो n का वैल्यू 4 पेल देना, 6 लेन रोड है n का वैल्यू 6 पेल देना, समझ रहे हो। तो n मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर, ये बात आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। इसके तो वैल्यू पानी हम्म, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हो, वाह वाह वाह, वाह वाह मत करो भैया, खा लो शादी के बाद फिर काय की वाह, सर गुरुजी आपकी एनर्जी कमाल। की एनर्जी हमसे पूछो। अरे यार भाई अब क्या बताऊं, शादी हो गई उसके पहले तो और ज्यादा एनर्जी थी। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। सो सो नाउ व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर, मैं आपसे क्या डिस्कशन करूंगा, अच्छे से सुनिए और समझिए। अब एक बच्चा बोल रहा है सर इंटरमीडिएट लेन बता दो, ठीक है आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों की मैं कदर करता हूँ थोड़ा सा। इंटरमीडिएट लेन देखते हैं अपन क्या होती है, मैंने आई थिंक आप लोगों को बताई भी थी।
मैं बता रहा हूँ यहाँ। ऐसा आपने देखा है कभी रोड पर, आजू बाजू रोड होते हैं, ये वाला इमेज देखो जरा। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, आजू बाजू रोड होते हैं, बीच में ऐसी रेलिंग लगी होती है जिसमें गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, ऐसा कभी देखा है? बताइए। देखा है? एक्चुअल में इट इज अ इंटरमीडिएट लेन, ये इंटरमीडिएट लेन, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट लेन है, ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। सर ये भोपाल में देखा है, अरे बहुत सारी जगह होता है, मैंने तो भोपाल यहाँ पर लिखा है। फॉर मिलिट्री पासिस, नो नो, इट्स नॉट फॉर मिलिट्री पासिस, मिलिट्री पासिस के लिए नहीं होता। इट इज नॉट फॉर मिलिट्री पासिस, ये मिलिट्री पासिस के लिए नहीं होता, ठीक है ना। इट इज फॉर बीआरटीएस, ये बीआरटीएस के लिए है, यानी गवर्नमेंट बसेज एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं। आ जाओ। तो दिस इज फॉर, इट इज फॉर हियर। चलिए, सो दिस इज फॉर, दिस इज बीआरटीएस है ना, ये इंटरमीडिएट लेन है, जिसका थिकनेस इज, जिसका विड्थ इज अप्रोक्सीमेट 5.5 मीटर, लगभग 5.5 मीटर इसका विड्थ हमें देखने को मिलता है। सी हियर। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं लिटिल बिट, तो आई थिंक स्टेटमेंट क्लियर होगा। तो मैंने आपसे बोला कि सिंगल लेन रोड के लिए जो हमें विड्थ कंसीडर करना है, द विड्थ ऑफ सिंगल लेन रोड, सिंगल लेन रोड के लिए हमें जो विड्थ कंसीडर करना है, द विड्थ इज बिकम 3.75 मीटर। अगर टू लेन रोड है विदाउट कर, विथ कर्व, सॉरी विदाउट कर्व 7 मीटर, विथ कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, और मल्टीपल नंबर ऑफ लेन n मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर, वेयर n इज द नंबर ऑफ लेन, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ लेन, n यहाँ पर नंबर ऑफ लेन्स है, ठीक है ना। अगर 4 लेना है तो 4 पुट कर दो यहाँ पर, इट्स वेरी सिंपल। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपसे बोला एक बात और याद रखना है, अगर हमें विड्थ ऑफ व्हीकल की बात करनी थी तो विड्थ ऑफ व्हीकल वी विल कंसीडर 2.4 मीटर, है ना, हम 2.4 मीटर आपके सामने विड्थ ऑफ व्हीकल कंसीडर करते हैं, ये बात हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। तो विड्थ ऑफ व्हीकल इज बिकम इक्वल टू 2.4 मीटर, हमें 2.4 मीटर विड्थ ऑफ व्हीकल कंसीडर करना था, ठीक। अब इट इज अ टाइपिकल टॉप व्यू, ये पर्टिकुलर हमारे लिए टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए पर्टिकुलर टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर पर्टिकुलर टॉप व्यू ऑफ, ये हमारे पास एक टॉप व्यू है, और टॉप व्यू का है कि टॉप व्यू एक रोड का दिखाई दे रहा है, इट इज अ टू लेन टू वे, यानी फोर लेन टू वे रोड, एक लेन, दो लेन, तीन लेन, चार लेन, और टू वे का मतलब एक तरफ से आना दूसरी तरफ से जाना। सो दिस इज अवर मीडियन और डिवाइडर, और हमने आपसे बोला जैसे विड्थ ऑफ कैरिएज वे, सो इट इज द पोर्शन ऑफ द रोड व्हिच इज यूज्ड एज अ वेहिकुलर मूवमेंट, जो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए यूज होता है। तो इधर से लेकर आप देख पा रहे होंगे इधर तक का जो रोड का जो विड्थ है, इट इज यूज्ड एज अ वेहिकुलर मूवमेंट, जो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए यूज होगा, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ कैरिएज वे, इसको हमने कैरिएज वे बोला। इसी तरीके से अगर हम इसको शोल्डर और ऐड करते हैं हम इसमें, तो ये हमारे पास रोड विड्थ हो जाएगा, शोल्डर ऐड कर दो अगर आप कैरिएज वे विड्थ में, तो ये रोड, तो ये हमारे पास, जाओ। तो हमने आपके सामने बोला कि अगर हम कैरिएज पे की विड्थ में शोल्डर, दीज आर दी शोल्डर्स ना, ये हमारे पास शोल्डर्स आर टू बी गिवन, अगर हम शोल्डर को ऐड कर दें तो हमारे पास रोड विड्थ हो जाता था। ये हमारे पास जो दिख रहा था दिस इज द कर्व, ये हमारे पास कर्व था, सो आई विल डिस्कस हियर, दिस इज सेड टू बी अ कर्व स्टोन, ये हमारे पास कर्व स्टोन था। और इसके बाद जो जो हमारे पास जगह बच, ये हमारे पास जो था इट इज कॉल्ड, इसको हमने आपके सामने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कोई मुझे बताएगा? इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा, हमने इसको आपके सामने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? रोड मार्जिन्स, है ना, हमने आपके सामने इसको बोला था रोड मार्जिन्स। रोड मार्जिन्स में बहुत सारी चीजें आ सकती थी, तो मैंने आपके सामने नाम दिया था इट इज रोड मार्जिन्स, रोड मार्जिन्स में बहुत सारी चीजें आ सकती थी, ठीक है ना, आई विल से इट इज अ रोड मार्जिन, और रोड मार्जिन में बहुत सारी चीजें आ सकती थी, ठीक है, जैसे कि फुटपाथ आ सकता था, जैसे कि साइकिल ट्रैक आ सकता था, लाइक दिस। सबको क्लियर है अभी तक का स्टेटमेंट? प्लीज गिव मी आंसर, तो अपन आगे चलें। तो अपन ने सबसे पहले विड्थ ऑफ कैरिएज में तो देख ही लिया, अब अपन शोल्डर के बारे में बात कर लेते हैं, अपन ने विड्थ ऑफ कैरिएज में तो देख ही लिया, अब वी विल कंसीडर अ शोल्डर हियर, अब यहाँ पर शोल्डर के बारे में हम बात करेंगे। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शोल्डर, अगर हम शोल्डर के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं या फिर समझाने की कोशिश करें,
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शोल्डर, अगर हम शोल्डर की बात करेंगे तो अच्छी तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए। तो मैंने आपसे बोला सम एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड फ्रॉम एज ऑफ द पेवमेंट, पेवमेंट की एज से हम कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं फॉर सम इमरजेंसी पर्पस, कुछ इमरजेंसी पर्पस के लिए, इट इज कॉल्ड शोल्डर। इसको हमने आपके सामने शोल्डर बोल दिया, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज शोल्डर, इसको हमने आपके सामने शोल्डर बोला। मैंने बोला इमरजेंसी पर्पस का मतलब क्या है, जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल, जैसे कि ओवरटेकिंग ऑपरेशंस एटसेट्रा, ठीक है ना। हमें आपके सामने मालूम है जो शोल्डर का सरफेस होता है वो थोड़ा सा रफ होगा एज कम्पेयर टू पेवमेंट, पेवमेंट के सरफेस के कंपैरिजन में शोल्डर का सरफेस थोड़ा सा क्या होगा, रफ होगा। अब पेवमेंट के कंपैरिजन में शोल्डर का सरफेस अगर थोड़ा सा रफ होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका कैम्बर का स्लोप भी थोड़ा सा स्टीपर दे, कैम्बर शोल्डर पर जो कैम्बर होगा वो भी थोड़ा स्टीपर देना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ रोड, इसलिए कैम्बर ऑफ शोल्डर इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड प्लस 0.5%, बट नेवर बी लेस देन 3%, लेकिन कभी भी 3% से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था मिनिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 3% एंड मैक्सिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 5%, ठीक है ना। हमने आपसे बोला एज पर आईआरसी मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर इज 2.5 मीटर, आईआरसी के अनुसार मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितना होगा, 2.5 मीटर होगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिए। सर आप पीके सर हैं क्या? भैया पीके सर बहुत बड़े आदमी हैं यार, मैं तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, आई एम अ तुच्छ प्राणी। पीके सर इज वन ऑफ द ब्रिलियंट आदमी यार, किसका नाम दे दिया आप? हाँ? चल तो जाओ आओ जाओ, ठीक। सो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, नाउ सी हियर प्लीज। हाँ ये क्लास का वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। सो मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर इज बिकम 2.5 मीटर, मैक्सिमम मिनिमम कैम्बर इज 3%, मैक्सिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 5%, लेकिन कैम्बर ऑफ रोड से हमेशा कैम्बर ऑफ शोल्डर 0.5% स्टीपर रहेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा आफ्टर तरजागी। अच्छा चलो खैर, सो थोड़ा आगे चलते हैं, तो इट इज अ कैम्बर है ना। अब अपन बात करेंगे मीडियन या फिर डिवाइडर के बारे में। यहाँ पर भी दो तीन क्लॉज आईआरसी ने गिवन दिए थे, वो देख लीजिए जरा से। तो हमने आपसे बोला रोड ऑन विच ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन, रोड ऑन विच ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक डायरेक्शन में आने वाला ट्रैफिक से दूसरे डायरेक्शन में आने वाले ट्रैफिक को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो इट इज कॉल्ड एज डिवाइडेड हाईवे, उसको डिवाइडेड हाईवे बोला जाएगा। एंड डिवाइडिंग स्ट्रिप इज कॉल्ड, और जो डिवाइडिंग स्ट्रिप होगा मिडिल ऑफ द रोड पर, इट इज नोन एज मीडियन या फिर डिवाइडर, उसको हम मीडियन या फिर डिवाइडर बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मिनिमम डिजायरेबल विड्थ फॉर मीडियन, मीडियन का जो मिनिमम डिजायरेबल विड्थ होगा फॉर रूरल एरियाज के लिए मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ डिवाइडर इज 5 मीटर। इसी तरीके से इफ लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर जगह की कमी है ना, लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, देन विड्थ ऑफ मीडियन मे बी रिड्यूस्ड अप टू 3 मीटर, तो आप विड्थ ऑफ मीडियन को 3 मीटर तक अपने आप रिड्यूस कर सकते हो। और इसी तरीके से फॉर लॉन्ग ब्रिज, अगर हमारे पास लॉन्ग ब्रिज है तो विड्थ ऑफ मीडियन रिड्यूस अप टू 1.5 मीटर, जो विड्थ ऑफ मीडियन है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला जो विड्थ ऑफ मीडियन है, अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अच्छा तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला ऑन लॉन्ग ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज के केस में, इन केस ऑफ लॉन्ग ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज के केस में अगर हम लॉन्ग ब्रिज की आपके सामने बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ लॉन्ग ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज के केस में विड्थ ऑफ मीडियन, विड्थ ऑफ मीडियन इज रिड्यूस्ड बाय 1.5 मीटर, आप मीडियन के विड्थ को 1.5 मीटर रिड्यूस कर सकते हैं। और याद रखिएगा इन एनी केस, किसी भी केस में 1.2 मीटर से कम विड्थ ऑफ मीडियन नहीं होना चाहिए, यानी कि डिजायरेबल मिनिमम विड्थ इज 5 मीटर और एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इज 1.2 मीटर, इज रिकमेंडेड बाय आईआरसी, आईआरसी ने इसको रिकमेंड किया है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज टू बी देयर। अब इसके आगे अपन कल से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है अपन को इसके आगे, अरे इसके आगे अपन को पढ़ना है कर्व, तो अपन कर्व से कल को पढ़ेंगे और कल अपन का ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और दो तीन कर्व वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 दिन में अपन हाईवे को खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू। पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।
हाँ हाँ लो, चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बाय बाय कर लो, बाय बाय। बाय बाय करो, बाय। चलो ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।